साउथ एशिया ग्लोबल देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज जीडीपी के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं नेपाल के लुम्बिनी प्रदेश के मंत्री सहसराम यादव जी, जो यहाँ के भौतिक पूर्वाधार मंत्री हैं। यानी कि अगर ये कहा जाए कि सड़क परिवहन मंत्रालय इनके पास है। तो स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में मंत्री जी। मैं कुछ पल मंत्री जी का लेना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा कि आखिर किस कारण, किस उद्देश्य के साथ जो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करने की बात होती है, वह किस तरह से आप लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करने का प्रयास करेंगे। मंत्री जी, आप सभी लोगों को स्वागत करना चाहता हूं। खास करके ये हमारे लुम्बिनी प्रदेश में हम लोग खास करके दक्षिण भेग में विकास निर्माण में पाछे ही है। इस पे क्या है कि हमारी लुम्बिनी प्रदेश सरकार अभी यहाँ कोरोना के कारण से आप बहुत सारे महामारी के कारण से यहाँ का जो जीवन स्तर है अस्त व्यस्त पहले से ही रहा है। इसके लिए हम लोग प्रदेश सरकार के तरफ से यहाँ कोविड के नाम पे जो पिछले से लोग ग्रसित है, पीड़ित है, उनका रोजगार देने के लिए हम लोग सरकार लुम्बिनी प्रदेश का सरकार अभी बजट हम लोग बनाए हैं। दूसरा क्या है कि हम लोग तमाम मंत्रालय के अंतर्गत हम लोग यहाँ पिछड़े समुदाय के जो रोजगार विहीन है, जो देश विदेश में रहने वाले साथी लोग या कोरोना संक्रमित के कारण से आज अन्य देश में जाकर जो व्यापार रोजी रोजगार कर रहे थे, उसके लिए भी आज हम लोग लुम्बिनी प्रदेश के सरकार से तमाम समूह संस्था सहकारी के मार्फत जनता को स्वरोजगार का योजना हम लोग बनाए हैं। उससे क्या होगा कि ये रोजगार का शुरुआत होगा और यहाँ के किसान लोग, युवा लोग जो है, जो कोरोना से पीड़ित है, जो देश विदेश में अभी रहकर अपना जीवन पार्जन कर रहे थे, उनको अब हमको लग रहा है कि लुम्बिनी प्रदेश के तरफ से अब स्वरोजगार का कार्यक्रम कृषि के मार्फत, कोविड के मार्फत, अन्य श्रम रोजगार के मार्फत, विभिन्न रोजगार के मार्फत यहाँ की जो लुम्बिनी प्रदेश की सरकार है अब जल्द ही शुरुआत करेगा। तो कुछ ना कुछ विगत से जो हम लोग का रोजगारी में पाछे थे, वो रोजगार के लिए अब शुरुआत होगा। दूसरा क्या है कि हम लोग यहाँ किसान को या विद्यार्थी हैं या युवा हैं जो रोजगार विहीन है, उनके रोजगार के लिए हम लोग निःशुल्क प्रदेश सरकार से बजट का व्यवस्थापन किया है। जो बजट निःशुल्क रूप में दिया जाएगा, उसका भी सिस्टम है। सिस्टम के मार्फत वो अपना रोजगार, अपना बिजनेस, अपना व्यापार आगे बढ़ा सकता है। दूसरा क्या है, रोजगार के लिए भी हम लोग इस गौतम बुद्ध के नगरी कपिलवस्तु में कागज फैक्ट्री का लगाने की बात भी हुआ है, हमारे बजट में नया आया है। इस हिसाब से रोजगार का माध्यम विभिन्न कोण से हम लोग शुरुआत किए हैं। जो विगत में था, आने वाले दिन में परिवर्तन होगा। मैं सभी साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जी हाँ मंत्री जी, अभी आपने कहा कि आप कागज की फैक्ट्री लगवाएंगे, अन्य रोजगार के अवसर यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे और युवाओं को रोजगार देंगे, लोगों का जीवन स्तर इस तरह से उनका ऊंचा उठेगा। सवाल ये है कि चूंकि आपके मंत्रालय से संबंधित एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि जो सड़कें हैं उनका विकास होगा तो जहां भी फैक्ट्री लगेगी वहां कच्चे माल की सप्लाई वगैरह में ज्यादा ही सुविधा होगी। लेकिन अभी जिस रास्ते से हम लोग आए हैं, यह क्षेत्र भी आपका है, वो बहुत अच्छा वहां का सड़क नहीं है। अभी आप भी जिस रास्ते से इस होटल में यहाँ पर आए हैं, हम लोग आप इंटरव्यू कर रहे हैं, एक दूसरे से साक्षात्कार कर रहे हैं, तो आखिर सड़कों का विकास की क्या योजनाएं हैं आपके सरकार की? खास करके आप जो बात रखे हैं
इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारे लुम्बिनी प्रदेश के भीतर सबसे पहले मैं आपको जानकारी दिलाना चाहता हूँ कि हमारे देश में ये संहिता आया है। संहिता जो गणतंत्र हमको प्राप्ति हुआ है, इसके मार्फत हम लोग नया संरचना में है। हमारे जो लुम्बिनी प्रदेश है, ये नया संविधान आने के बाद, नया संरचना के बाद ये हमारा लुम्बिनी प्रदेश हमारे देश में आपका 3 सरकार है। एक स्थानीय सरकार है, ये दूसरा हम लोग का प्रादेशिक सरकार है, तीसरा हम लोग का संघ का सरकार है। ये जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन के बाद ये लुम्बिनी प्रदेश का स्थापना हुआ है। सबसे पहले हम लोग लुम्बिनी प्रदेश का राजधानी बनाने में सफल हुए हैं। लुम्बिनी प्रदेश का राजधानी हम लोग लुम्बिनी प्रदेश का राजधानी हम लोग डांग जिला में गढ़वा लगाए आसपास के क्षेत्र में हम लोग पार्लियामेंट से उसको निर्णय कर चुके हैं। अब वहाँ व्यवस्थापन करने के लिए हम लोग सारी प्रक्रिया आगे बढ़ाए हैं। भौतिक पूर्वाधार निर्माण करना पड़ेगा, सारी चीज व्यवस्थापन करना पड़ेगा, जो कि शुरुआत हो चुका है। हम लोग इस मद्देनजर रख के राजधानी बनाए हैं। जैसे हमारे भैरहवा में अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल आप लोग जानते ही हैं, शुरुआत हुआ है और लगभग हमको लग रहा है जल्द से जल्द ही उद्घाटन होगा। उद्घाटन के बाद हम लोग का यहाँ भौतिक पूर्वाधार जो पार्टन है, पार्टन के हिसाब से भौतिक पूर्वाधार को हम लोग यहाँ पर जोड़ा गया है। जब हमारा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल संचालन होगा और हमारी राजधानी तय हो चुकी है कि डांग में बनाना है, तो ये सारे मद्देनजर रख के हम लोग पहले राजधानी का निर्णय किया है। इसमें खास करके हुलाकी जो आपका राजमार्ग है, आप बीच में जाएंगे तो आपका त्रिभुवन राजमार्ग है, तो राजमार्ग के हिसाब से मेची से महाकाली तक ये जो 2 राजमार्ग है, इसको हम लोग पूर्णता देने के लिए या विकास निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। ये सीधे पूर्व से पश्चिम जुड़ेगा और दूसरा हम लोग का एयरपोर्ट से भी जुड़ेगा। तीसरा चीज क्या है कि आप जो रास्ता की बात किए हैं, वो रास्ता है खुनुआ से आपका तौलियावा सीधे हमारे राजमार्ग में पहुंच राजमार्ग, उसका हम लोग नाम रखे हैं। ये जो पहुंच राजमार्ग है, सीमा से जो जिला जोड़े, जिला से हम लोग प्रदेश जोड़ने के लिए प्रयास किए हैं। अब ये आपका खुनुआ का सड़क हो, चाहे तक आपका कृष्णनगर का सड़क हो, ये सब सड़क प्रक्रिया में है, अभी जीर्णावस्था में है। ये कोविड के कारण से ढिलाई हुआ है। निश्चित है कि हम लोग अब जो हमारा सीमा है, सीमा से हम लोग कृष्णनगर को दांग में ही राजधानी जोड़ने के लिए हम लोग प्रयास किए हैं। आपका जितना भी दक्षिण से उत्तर का सड़क है, हम लोग सब उसको सीमा पहुंच राजमार्ग बनाया है, जो कि बॉर्डर से और राजमार्ग तक पहुंच हो और राजमार्ग से हमारा जो आपका राजधानी है, राजधानी तक पहुंच हो। दूसरा क्या हम लोग शुरुआत किया है कि जो बॉर्डर साइड में अभी आप देख रहे हैं कि पिलवस्तु जिला, चाहे हमारे दक्षिण का परासी हो, नवलपरासी हो, जो भी जिला हम लोग बॉर्डर से सटा है, यहाँ की विकास निर्माण का प्रक्रिया जो विगत का था, बहुत ही हम लोग पाछे थे। लेकिन हम लोग इसको पहुंच राजमार्ग के नाम में, सीमा सड़क के नाम में, गौरव का योजना के नाम में हम लोग का यहाँ का भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण का प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ा है। हमको लगेगा कि 1-2 वर्ष के भीतर हमारा जो ये समस्या है भौतिक पूर्वाधार का, बाटो घाटों का, हमको लग रहा है 80% समस्या हल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारे जगह बजट विनियोजन किए हैं अभी। इसके नाते से भौतिक पूर्वाधार का विगत का आज का अवस्था में बहुत ही परिवर्तन हो रहा है। दूसरा भी क्या है आपको मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे विकास निर्माण में देखिए, हमारे मंत्रालय के अंतर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के अंतर्गत आप देखेंगे जो उत्तर से दक्षिण हम लोग का सारे ऐसे बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं जो आपका पहाड़ से लेकर आपका हमारे भारत में जाकर जुड़ा है। ये सारे नदियों में हम लोग का पहले पुल नहीं था, हम लोग इस पार से उस पार जाने के लिए समस्या था। सारे पुल निर्माण का प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ा है। इस वर्ष में हमारा लगभग 100 पुल तक इस लुम्बिनी प्रदेश का उद्घाटन होने के करार में है। हम लोग थप जो बाकी पुल प्लेसर है उसका भी हम लोग योजना बनाए हैं, प्राथमिकता क्रम में हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। भौतिक पूर्वाधार का विकास के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं
जो कि विकास यहाँ थोड़ा दिखाई देता है विगत का बहुत लंबे समय तक इस क्षेत्र का कहिए लुम्बनी प्रदेश का कहिए विकास निर्माण में हम लोग पाछे ही थे। लेकिन आने वाले दिन में जनता को अभी जरूर अनुभूति होगा कि ये विकास निर्माण का प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ा है। उस हिसाब से हम लोग भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय के मार्फत विकास निर्माण का प्रक्रिया आगे बढ़ाए। जी मंत्री जी, एक सवाल ये है कि अगर सड़कों का विकास, गांव में भी सड़कों का विस्तार हो, अगर गांव में भी सड़क, पक्की सड़कें बने, तो नेपाल के गांवों का और नेपाल के गांव के लोगों का विकास और अच्छे तरीके से हो सकता है। तो क्या आपके सरकार की यह व्यवस्था है कि गांव को भी सड़कों से जोड़ा जाए? अब देखिए, हम लोग का सर्वप्रथम प्राथमिकता आपको सबसे पहले गांव पालिका से हम लोग को जिला जोड़ना है। जिला जोड़ने में भी हम लोग बजट विरोजन किए हैं। और दूसरा क्या है कि जो हम लोग का नया संरचना में गांव पालिका स्थापना हुआ है, गांव पालिका के जोड़ने के लिए भी और गांव पालिका को जिला से जोड़ने के लिए, और गांव के भीतर में जो आप पहले से देखते होंगे नेपाल आए होंगे कि दक्षिण भेग में खास करके आप जिस गांव में जाते तो हमको लग रहा था कि सड़क वहां ग्रेवल नहीं था। लेकिन संहिता आने के बाद हम लोग प्रदेश सरकार से यानी गांव पालिका भी जो विकास निर्माण का प्रक्रिया गांव के भीतर आप लोग आरसीसी डीसीसी जहां भी जाएंगे, हमको लग रहा 70% आपको जरूर जिस भी वार्ड में जाएंगे तो आपको भेटेगा। इसके लिए कि हम लोग गांव के भीतर के भी विकास के लिए आरसीसी पीसीसी गांव पालिका, हमारा प्रदेश सरकार से जो गांव पालिका नहीं किया है उसका हम लोग इस साल भी बजट में संबोधन बहुत सारे जगह किया है। इसके अलावा से भौतिक पूर्वाधार का जो विकास निर्माण का प्रक्रिया है, हमको लग रहा है विगत से आज के अवस्था में तीव्र गति से आगे बढ़ा है। और निश्चित है आने वाले दिन में हम लोग जो बाकी है उसको सफलता हासिल करेंगे। हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अन्य सवाल भी हैं मेरे पास जो जिसका उत्तर हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः आते हैं और आपसे सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका साउथ एशिया ग्लोबल में। आज हमारे साथ मेहमान हैं नेपाल के लुम्बिनी प्रदेश के मंत्री सहसराम यादव जी, जिनके पास है भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय। आज हम बात कर रहे हैं सड़कों के विकास की और मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे प्रश्नों का जवाब बड़े ही तल्लीनता के साथ और बड़े प्रखरता के साथ रख रहे हैं। यह सही बात है कि राजतंत्र खत्म हुआ है, गणतंत्र यहां पर आया है और अब जनता अपना विकास खुद कर रही है और जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुन रही है। आज जनता के प्रतिनिधि के रूप में सड़कों के विकास की जिम्मेदारी मंत्री जी के पास है और मंत्री जी बता रहे हैं कि वो अपना काम बड़े प्रमुखता से कर रहे हैं, क्योंकि सड़कें विकास की धमनियां होती हैं। अगर सड़कों का विकास है तो उद्योग भी तेजी से फैलता और फूलता है, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। बात चल रही थी गांव के विकास की, गांव को सड़कों से जोड़ने की। मंत्री जी ने साफ कहा कि धीरे धीरे यह प्रक्रिया चल निकली है। कई जगह इंटरलॉकिंग हुआ है, कई जगह आरसीसी हुई है और कई जगह पक्की सड़कें बनी है। बात ये कि विकास के लिए सरकार के पास बजट, देखिए नेपाल की अवस्था के बारे में सभी मित्रों को मालूम ही है, लेकिन ये मुल्क में जब गणतंत्र संहिता आया उसके बाद हम लोग विकास का निर्माण का प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ा है। जो विगत में हम लोग देख रहे थे और आज के संदर्भ में हम लोग विकास निर्माण जो प्रक्रिया आगे बढ़ाए हैं, देखिए कठिनाई तो है सभी चीज, ये सभी विकास निर्माण का काम हम लोग एक दिन में एक बरस में नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा सिस्टम है
जो हमारे मुल्क का प्रदेश का जो सिस्टम है, सिस्टम के मार्फत हम लोग आगे बढ़े हैं। चाहे वो भौतिक पूर्वाधार हो, चाहे पुल पुलिस की बात हो, आप गांव की बातें भी रखे, बहुत अच्छी लगा। कम से कम आप लोग का भी विकास निर्माण में नीचे से ऊपर तक जानकारी रखते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं समग्र में क्या कहना चाहता हूँ कि मैं एक भौतिक पूर्वाधार मंत्री के जो कारण से पूरे और जो सड़कें की बात मैंने आप रखा, खास करके हम लुम्बनी प्रदेश के एक कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, तो मिनिस्टर के नाते से मेरा इस लुम्बनी प्रदेश का समग्र विकास के लिए मेरा ध्यान आकर्षण है। आप रोजगार की बात पहले किए, देखिए रोजगार के लिए हमारा माध्यम पर्यटन भी है। पर्यटन के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो लुम्बनी जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पे देश विदेश के सारे साथियों ने वहाँ पर लगानी किया है। हम लोग पर्यटकीय क्षेत्र के हिसाब से उसको बहुत अग्रपंक्ति में रखते हैं। अभी भी मैं जहाँ उपस्थित होकर आपके बीच में अपना बात रख रहा हूँ, ये गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है तिलौरा कोट, जहाँ पे अभी हम लोग हैं। ये यहाँ की महत्वपूर्ण आपका कुदाल है सिसानिया कोट। आपको मैं जानकारी दिलाना चाहता हूँ कि हमारे लुम्बनी प्रदेश में 100-200 से ज्यादा भी महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल है, जो हम लोग पूर्ण रूप से अभी व्यवस्थापन निर्माण उसको नहीं कर पा रहे हैं। हमारा सरकार की तरफ से भी ध्यान आकर्षण हम लोग का अधिकतर करके पर्यटकीय क्षेत्र में भी विकास देना है। इस विकास के लिए हम अभी लुम्बनी प्रदेश के सरकार हम लोग यहाँ विकास निर्माण के लिए तीव्र गति से आगे हम लोग बढ़े हैं। पर्यटकीय स्थल को भी सांस्कृतिक रूप में विकास करने के लिए पर्यटकीय क्षेत्र को भी विकास होगा। हमारा भौतिक पूर्वाधार से भी जुड़ा है, हमारे सांस्कृतिक परंपरा से भी जुड़ा है। इस उद्देश्य से अब देखिए पर्यटकीय क्षेत्र का विकास के लिए हम लोग भी शुरुआत किए हैं। जो हमारा यहाँ पे महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल है, उसके विकास निर्माण में लुम्बनी प्रदेश का सरकार शुरुआत किया है। आप देखिएगा तो हमारे यही कपिलवस्तु नगर पालिका के भीतर एक आपका नीलेवा में आपका एक ताल है जी, जो उसको हम लोग कहते हैं जगदीशपुर ताल, जो सिमसार क्षेत्र में सूचीकृत हुआ है। ऐसे हमारे जिला में या हमारे प्रदेश में बहुत सारे जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ताल तलैया में। ताल तलैया के विकास, पर्यटकीय क्षेत्र का विकास के साथ साथ हम लोग भी रोजगार से जुड़े हैं। आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं बहुत पटक भारत के भ्रमण में गया हूँ। आप वैष्णो देवी लगाए बहुत सारे ऐसे स्थान में है जो भारत की सरकार ने बहुत ही ज्यादा लगानी किया है। हम लोग जाते हैं, हजारों 10,000 जनता वहां पे पहुंचता है। वहां की रोजगार की जो माध्यम है पर्यटकीय क्षेत्र से बहुत ही ज्यादा जुड़ा है। तो मैं कभी कभी चिंतन करता हूँ कि हमारे ही नेपाल में भी बहुत ऐसे सारे महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल है। आप लुम्बनी लीजिए, तिलौरा कोट लीजिए, आपके देश में, हमारे इस देश में बहुत सारे चीज है। ये सारे पर्यटकीय क्षेत्र को हम लोग अगर व्यवस्थित कर सके तो आने वाले दिन में जो रोजगारी का बात की है, हमारा रोजगार से भी जुड़ा। इस हिसाब से यहाँ की विकास निर्माण का प्रक्रिया जो है, आप कृषि से भी देखिए, हम सारे विषय पे बात रखना चाहता हूँ। कृषि भी हमारा नेपाल देश का कृषि प्रधान देश है। देखिए यहाँ हम लोग धान पैदा करते हैं, गेहूं ज्यादा पैदा करते हैं, बाजारीकरण नहीं है, उसका मूल्य नहीं है। ये सारा चीज के कारण से हम लोग पाछे हैं। लेकिन इसका बाजार व्यवस्थापन, इसका मूल्य निर्धारण करना लगाए बहुत सारे जगह पे हम लोग विकास सीमा में पाछे हैं। लेकिन लुम्बनी प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षण है। आप देखिए शिक्षा पे भी जाएंगे तो ये पछड़ा ही क्षेत्र है। लुम्बनी प्रदेश में हम लोग शिक्षा के हिसाब से देखिए विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन लुम्बनी प्रदेश सरकार अब विश्वविद्यालय का स्थापना करने का शुरुआत किया है।
हम लोग यहाँ जब विश्वविद्यालय का शुरुआत होगा तो हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, हमारा समुदाय है, जो गरीब तबका के लोग हैं, जो देश विदेश में नहीं जाकर पढ़ सकते हैं, शिक्षा नहीं हासिल कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग भी यहाँ लुम्बिनी प्रदेश में एक विश्वविद्यालय का स्थापना हम लोग करने के सोच में है। बहुत सारे शिक्षा क्षेत्र में आप जाएंगे तो हमारा प्राथमिक विद्यालय है, हमारा का यहाँ का जो पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ की गरीब की जनता है, तो माँ भी कैसे पढ़ेंगे, निमा भी कैसे पढ़ेंगे। तो सारा शिक्षा क्षेत्र में भी ये संहिता आने के बाद निमावी को मावी बनाया गया है, मावी को उच्च शिक्षा में हम लोग प्रेरित किए हैं। इसी हिसाब से सारे सेक्टरों में विकास निर्माण के लिए हम लोग अपना प्रयास किया है। स्वास्थ्य में जाएंगे तो आप देखिए, स्वास्थ्य में भी हालत हमारा वही है। हम लोग का अगर कोई भाई बहन बीमार होते हैं तो उनको लखनऊ जाना पड़ता है, गोरखपुर हम लोग अधिकतर जाते हैं, हम लोग विदेश में जाते हैं। जिसका पहुंच है, जिसके पास पैसा है, जो गरीब है, वो अभी भी उपचार से वंचित है। रोग लगने के बाद में वो अपने अच्छे जगह पे उपचार कराने की क्षमता नहीं है। इसके लिए भी हम लोग लुम्बिनी प्रदेश में आपका जो अभी हमारा राजधानी है बुटवल में, वहाँ एक लुम्बिनी प्रादेशिक हॉस्पिटल का शुरुआत किया है। जो बहुत सारे जो यंत्र है, उपकरण है, हम लोग के पास नहीं था, लेकिन सरकार उसमें बहुत ही ज्यादा लगाया है। अभी भी लगाने का शुरुआत उसमें हुआ। तो सारे विकास निर्माण में आप जाएंगे तो हम लोग हर एक सेक्टर में 21वीं शताब्दी में पहुंचे हैं। हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, हम लोग को शिक्षा भी पर आ रहा है, हम लोग का खाने पानी का अभाव है, हम लोग सारे सेक्टर में पाछे हैं। तो समग्र विकास के लिए जो हमारा विकास निर्माण का प्रक्रिया आगे बढ़ेगा, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, कृषि होगा, पर्यटन होगा, तो ये सारे सब रोजगार से ही जुड़ा है। तो ये जो हमारे जी मंत्री जी, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, चिकित्सा की बात कर रहे हैं, आप कैबिनेट मंत्री हैं, आपको इस बारे में सोचना है। हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अन्य सवाल भी हैं मेरे पास जो आप जिसका उत्तर हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः आते हैं और आपसे सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जीडीपी में। आज जीडीपी में हमारे साथ हैं नेपाल के लुम्बिनी प्रदेश के मंत्री सहसराम यादव जी, जिनके पास है पूर्वाधार मंत्रालय। बात ब्रेक से पहले रोजगार की हो रही थी और रोजगार पर हमारे मंत्री जी ने साफ कहा था कि लोगों को रोजगार देने का हम काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा मंत्री जी से कि क्या आपकी सरकार लघु एवं कुटीर उद्योग के बारे में कुछ सोच रही है, कुछ काम कर रही है, जिससे कि छोटे छोटे स्तर पर जो गरीब तबके के लोग हैं वो कुछ करें, कुछ अपने आय का साधन जुटाएं? जी मंत्री जी। हम लोग देखिए, लघु उद्यम का बात आप किए हैं। हमारा सरकार जो है जी बहुत सारे जगह सब्सिडी दे रहा है। आपके समूह हो, संस्था हो, सहकारी हो, आपके सारे जगह होंगे। यहाँ के रोजगार के विकास के लिए प्रदेश सरकार सब्सिडी भी दिया है। सब्सिडी का भी हम लोग के पास कार्य योजना है, जो हम लोग विभिन्न शीर्षक में विभिन्न हम लोग उसमें लगा सकते हैं। वो प्रक्रिया भी हम लोग आगे बढ़ाए हैं। रह गई सवाल भाषा की भी बात आप थोड़ा सा रखे थे। भाषा के संदर्भ में आप देखिए कि नेपाल में आपका पहचान की सवाल, भाषा संस्कृति के सवाल, यहाँ अधिकार के सवाल, सारे आंदोलन हुए हैं, सारे लड़ाई जन आंदोलन हुआ है, मधेश आंदोलन हुआ है, थरवट आंदोलन हुआ है, महिला अपने अधिकार के लिए आंदोलन किया है। तो भाषा का स्वतंत्रता होना चाहिए, क्योंकि विगत में हमारी नेपाल में एक राष्ट्रीय भाषा नेपाली था। आज हम लोग भाषा स्वतंत्र, आपका अवधी भाषा, मैथिली भाषा का स्वतंत्रता के लिए भी हम लोग के संविधान में उल्लेख हुआ है। हम लोग अभी कानून पक्ष में है। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, लुम्बिनी प्रदेश का जो सरकार है, वर्तमान सरकार आपका अवधी भाषा और जो आपका
जी जी मंत्री जी। आपका अवधी भाषा है जो, जी जी और भोजपुरी भाषा है, यह तमाम जी जी भाषाएं हैं। तमाम जी भाषाएं जी को हम लोग यहाँ प्रदेश से, हम लोग उसको जी कार्यान्वयन करने के लिए हमारी लुम्बनी प्रदेश की सरकार केंद्र में हम लोग सिफारिश जी कर चुके हैं, क्योंकि इस जी भाषा में कमती में शिक्षा में हम लोग शुरुआत करें। जी जी शुरू से हम लोग ये जो भाषा अवधी भाषा है आपका, जी जो पाछे पड़ा है भोजपुरी भाषा है, जी जी यह तमाम जी भाषा लोग है, ये जी जी भाषा जी का मान्यता देने के लिए हम लोग काम शुरुआत किए। जी। इसके नाते भाषा से के प्रति भाषा आपका लगाव सर, भाषा के प्रति आपका लगाव देखने को मिला है, क्योंकि हमारी और आपकी मुलाकात ही जो हुई है वह अवधी भाषा की जो फिल्म का मुहूर्त है तमंचे पे डिस्को, उसके दौरान हुई है। तो भाषा के प्रति आपका लगाव जो है वास्तव में काबिले तारीफ है, और इसके लिए आप प्रयास करेंगे मैं जानता हूं, और अच्छी तरह से विकास हो इस भाषा से काम करने वाले लोगों का, इस ये भी आप सोच रहे होंगे। सर, इसके विकास के लिए, खासकर अवधी के लिए, भोजपुरी के लिए, विकास के लिए आप क्या सोच रहे हैं, हम वही जानना चाह रहे हैं जी। आपकी सरकार क्या सोच मैं रही है ये जानना चाह रहे हैं जी। मैं सभी साथियों लोग को जानकारी कराना चाहता हूँ कि जी मैं पहले रख चुका हूँ कि हम लोग के भाषा, संस्कृति, पहचान, तमाम ऐसे सारे सवाल हैं जो हम लोग जी पाछे थे। अभी आपका ये शुरुआत हुआ है, कानून में आगे आगे बढ़ा है, जी जी लेकिन अवधी भाषा के लिए हमारे तमाम ऐसा संघ संस्था के साथी लोग हैं जो उनकी इस विषय में गंभीर है। तमाम प्रकार की गोष्ठी में इस भाषा को जानकारी कराने के लिए, इस भाषा को जोड़ देने के लिए, इस भाषा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न जी संघ संस्था के साथी लोग अपने जी तरफ से इसको कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़ाए हैं। हम लोग भी चिंतित हैं कि हमारा भाषा का पहचान होना चाहिए, हमारा भाषा का मान्यता होना चाहिए। इस भाषा भाषी को निश्चित आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी लुम्बनी प्रदेश का सरकार आगे भी बढ़ा चुका है, और विभिन्न संघ संस्था के साथी लोग भी इसको आगे बढ़ाए हैं। इसके बारे में जनता के बीच में हम लोग गोष्ठी के मार्फत गांव पालिका के स्थानीय सरकार या प्रादेशिक सरकार इसमें बजट भी विनियोजन किया है, इसमें प्रशिक्षण का काम भी शुरुआत किया है। इसके नाते से इस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारे संस्कृति से भी जुड़ा है, हमारे संस्कृति से जुड़ा है, हमारे पहचान से जुड़ा है। ये हमारा पहचान है, इस पहचान को हम लोग को कायम करना है, इसको संस्कृति को हम लोग को संस्थागत करना, आगे बढ़ाना है। इसके नाते से इस भाषा के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि जो विगत की स्थिति नेपाल में था वो अभी नहीं है। हम लोग इसमें आगे बढ़ चुके हैं, और ये सिस्टम प्रक्रिया जो हमारा कानून का तह तबका है, हर एक तह तबका में ये प्रक्रियागत आगे बढ़ चुका है। हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं। आने वाले दिन में ये कानून होगा। हम लोग कानून के हम लोग पीरियड में हैं। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ संपूर्ण साथी लोग को भी कि भाषा, संस्कृति, कला जो है ये हमारा धरोहर है। ये धरोहर को हमको जगाना है, ये धरोहर को हमको कार्यान्वयन करना है। सर हम आपको रोक रहे हैं, हम आपको रोकना चाहते हैं, बस वही नहीं, आपकी मंशाएं हैं, सरकार की क्या मंशाएं हैं, क्या उसके लिए बजट दिया जा रहा है सरकार की तरफ से इन भाषाओं के विकास के लिए, कला के विकास के लिए? क्योंकि सर हमारा मानना यह है कि अगर आप इस भाषा का विकास करेंगे, इस कलाकारों का विकास करेंगे, तो जी इनको रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो इनके जीवन स्तर ऊंचा उठेंगे जी। तो क्या सरकार ने कुछ बजट निर्धारित किया है? आपको मैं जानकारी कराना चाहता हूँ। ये भाषा में हम लोग बजट विनियोजन किया है। ये संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास बजट है। ये हमारे सारी चीज आगे बढ़ाना है। जैसे देखिए हम लोग यहाँ मधेसी भी है, तो इस सरकार एक नया रणनीति लिया है कि जहाँ लोग मधेसी हैं, जैसे मान लीजिए मुस्लिम है, वहाँ मुस्लिम कल्चर हमको कैसे आगे बढ़ाना है, हम लोग उसका बजट में भी छनौट किया है, जगह भी छनौट किया है। थारू कल्चर को कैसे आगे बढ़ाना है, महिला को हम लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, या हमारे संस्कृति में कहाँ कहाँ इसको आगे बढ़ाना है, ये सारे चीज में मौखिक नहीं बन रहा,
कह रहा हूँ, जी ये हमारे जी लुम्बिनी प्रदेश के सरकार के बजट में है। और इसको कार्यान्वयन करने में लिए देखिए हम लोग थारू समुदाय बहुत ज्यादा है, थारू कल्चर को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, वो कल्चर को बढ़ाने के लिए हम लोग बजट विनियोजन किए हैं। ये सांस्कृतिक गांव बनाना है। जी यहाँ जी के समुदाय जो पीछे है अवधी भाषा के लोग, वहाँ हमारा जो कल्चर है, जो अभी कल्चर है हम लोग का, देखिए धीरे धीरे यहाँ विभिन्न जात समुदाय के लोग हैं, सबका अपना अपना कल्चर है, अपना अपना भाषा है। ये समग्र में हम लोग बजट के ही मार्फत संबोधन किए हैं। और आने वाले दिन में सबका संस्कृति, जो सबका कल्चर है, जो परंपरा है, उसको झलकाने के लिए हम लोग जो अभी तक कमजोर होते जा रहा है, इसको हम लोग कानून में लाए हैं। बजट की ही मार्फत लुम्बिनी प्रदेश का सरकार आगे बढ़ाया है। जी जी मंत्री जी, एक सवाल और चलते चलते आपसे ये भी पूछ लें कि जो जैसे कि भाषाओं के फिल्म बनते हैं, जिस जैसे अवधी भाषा है, भोजपुरी भाषा है, और भी तमाम भाषाएं हैं जो नेपाल में बोली जाती हैं। जैसे इंडिया में इसके लिए एक समिति बनती है, एक जैसे फिल्म सिटी, जैसे उत्तर प्रदेश में नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी बनाया कि वहां पर फिल्मांकन होगा, वहां डायरेक्टर प्रोड्यूसर आएंगे, कलाकार आएंगे, अपना फिल्म बनाएंगे। क्या नेपाल का जो लुम्बिनी प्रदेश की राज्य सरकार है इस तरह की बातें सोच रही है, या कुछ योजनाएं बना रही है, या कुछ ला रही है? जी तो देखिए जो हम लोग भाषा की अवधी भाषा का हम लोग यहाँ बात किए हैं, खास करके आपका मैथिली भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा, तमाम भाषाएं हैं। लेकिन हम लोग खुश होते हैं जब भारत में भोजपुरी तमाम फिल्म निकलता है, वहाँ पे हम लोग भी कभी कभी देखते रहते हैं, तो हम लोग का भी गर्व होता है कि सारे सुपरस्टार, सारे एक से अच्छा कलाकार जो कि अच्छा अच्छा प्रदर्शन करते हैं, हमारे नेपाल में कभी कभी वो सब भाई लोग आते हैं, हम लोग वहाँ पे जाते हैं, सम्मान भी देते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो नेपाल में भी देखिए अभी तक नेपाली ही भाषा में फिल्म का शुरुआत हुआ है। जिस हिसाब से भारत में विस्तार हुआ है, जिस हिसाब से भारत सरकार ने इस सारे भोजपुरी फिल्म लगाए, आपका तमाम किस्म का जो कला संस्कृति में लगानी किया है, उस हिसाब से हम लोग नेपाल में पाछे हैं। लेकिन हमारा मान्यता क्या है, हम भी जोड़ देना चाहता है कि जो हमारे आप लोग का ये भोजपुरी का शुरुआत किया है, आज हम उसी कार्यक्रम में आए थे, हमारे यहाँ के भाई लोग हमको निमंत्रण दिए, हम वहाँ अपना समय व्यस्तता के बाद भी यहाँ पे आए और सारे साथियों लोग को देखा, मैंने बहुत खुशी हुआ। इस अवधी भोजपुरी जो फिल्म का शुरुआत किए हैं, ये हमारे भाई शुरुआत के फिल्म का नाम है तमंचे पे डिस्को तमंचे पे डिस्को। जी सर, ये शुरुआत किया है हमारे राज भाई। देखिए हमको बहुत खुशी लग रहा है, यहाँ सारे साथी लोग से भेंट हुआ, हम देखे, हमको गर्व भी हुआ है। लेकिन हम लोग ये जो भाषा, संस्कृति, कला के बाद में बात हम लोग तमाम शीर्षक पे किए, लेकिन ये सारे चीज में मैं जितना बात रखा हूँ, हम लोग शुरुआत तो जरूर किए हैं, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गंतव्य है, अभी वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं। अभी सारी हमारे मिशन बाकी है। लेकिन उस दौरान में जो हमारे जिला में आज गौतम बुद्ध के नगरी में, जहाँ गौतम बुद्ध के नगरी में आप भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, राजधानी है तिलोरापुर, हम लोग आज वहीं पे हैं। बहुत खुशी की बात है, पाटके क्षेत्र में पूरे विश्व में चर्चित ये जगह है, लेकिन सारे विकास निर्माण में हम लोग अभी पाछे ही करना पड़ता है। उस जगह से शुरुआत की है। मैं सारे इस साथियों लोगों को जो आज शुरुआत किया है तमंचे पे डिस्को फिल्म, मैं शुभकामना भी दिया हूँ। अभी भी मैं संपूर्ण यहाँ आयोजक समिति के साथी लोग को पुनः भी शुभकामना देता हूँ लुम्बिनी प्रदेश के तरफ से। और मेरा मान्यता भी है कि जो हमारा ये भोजपुरी फिल्म का शुरुआत हुआ है, हमारे देश में, हमारे जिला में ना होकर सिर्फ पूरे देश में इसका विकास हो, इसके लिए हम लोग लुम्बिनी प्रदेश सरकार की तरफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा दायित्व है, जो कर्तव्य है, इसमें निश्चित है मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग के तरफ से इसको आगे बढ़ाने के लिए, ये मेरा सांस्कृतिक कला से जुड़ा हुआ है,
ये हमको इसको विकास नहीं होगा तो आज हमारा रोजगार की बात इससे जुड़ा है, हमारी कल्चर की बात जुड़ी है, हमारी सारे संस्कृति परंपरा जुड़ा है। ये हम लोग इसको फिल्म के रूप से सिर्फ नहीं देखते हैं, हमारा भाषा संस्कृति के रूप में भी हम लोग इसको देखते हैं। इस हिसाब से इसके समग्र आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपने जिला के तरफ से, अपने क्षेत्र के तरफ से, लुम्बिनी प्रदेश के सरकार के तरफ से इसमें हम लोग का सहयोग अवश्य होगा, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जी मंत्री जी, आपने अपना समय दिया, यहाँ पर आए और जीडीपी के इस खास प्रोग्राम के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल जीडीपी में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।